नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPCS सॉल्यूशन पर। हम लोग आज AEDO के एक सेट देखेंगे। ये है KGS का, जिसमें कि टोटल 60 सेट है, जिसमें हम लोग आज GS के सेट देखेंगे। जैसे इसमें सामान्य अध्ययन का भी 20 है, 20 भाषा पे है और 20 मैथ और रीजनिंग वाला जो है। टोटल इसमें 60 प्रश्न आएंगे। हम लोग आज सामान्य अध्ययन पे बात करेंगे, जिसका टोटल 20 सेट है। आज पहला सेट डिस्कस करेंगे। 100 प्रश्न रहेगा, कुल अंक भी 100 है। टाइम 2 घंटा मिलेगा इसमें। इसका इंग्लिश में भी समान हिंदी और ये इंग्लिश मिला के भी 100 प्रश्न रहेगा, 2 घंटा रहता है, जिसमें क्वालिफाई करना है 30%। और मैथ रीजनिंग वाले में भी 100 प्रश्न रहेगा, 2 घंटे का और 100 मार्क्स का। ये दोनों से मेरिट बनेगा। चलते हैं हम लोग अपने नए सेट की ओर। ये AEDO है, इसमें टोटल 60 है। 20 सेट GS का, 20 मैथ रीजनिंग का और 20 भाषा का, तीनों का 20-20 सेट है। इसी बुक का पहला सेट हम लोग आज GS का डिस्कस करते हैं। ये सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 1 है, जिसका पहला प्रश्न पे चलते हैं। पहला कह रहा है कि सतलुज नदी में मिला दुर्लभ टेंटेलम निम्नलिखित में से क्या है? ए में है मछली, बी में है कछुआ, सी में है धातु और डी में है शैवाल। तो सतलज नदी के आसपास जो टेंटेलम धातु मिला है, जिसका यूज होता है आपका सेमीकंडक्टर बनाने में। इलेक्ट्रिक उपकरण, कैपेसिटर और सेमीकंडक्टर बनाने में यूज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा नंबर में एक तरफ सूची 1 दिया हुआ है, दूसरी तरफ सूची 2 है। इसमें औद्योगिक विधि बताया गया है और इसमें उद्योग जिसमें जुड़ा हुआ हो। तो पहला में है क्रैकिंग, दूसरा बी में है स्मेल्टिंग, सी में है हाइड्रोजिनेशन और डी में है बल्केनाइजेशन। तो बल्केनाइजेशन किस में यूज होता है? तो ये रबड़ का बल्केनाइजेशन किया जाता है, उसको सल्फर मिला के मजबूत करने के लिए। तो डी का 1 हो जाएगा, यानी कि डी का 1 किसमें है? तो डी का 1 इसमें है और इसमें है, तो सी का खुद ब खुद 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजिनेशन है, तो खाद बसाएं का हाइड्रोजिनेशन होता है। तो सी का 4 हो गया, डी का 1 हो गया। अब चलते हैं क्रैकिंग और स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग किया जाता है आपका कॉपर का, तो बी का 3 हो जाएगा और ए का 4 हो जाएगा। एक सेकेंड, बी का 3 और ए का 2। दो किसमें है? 2 3 4 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्रैकिंग हो जाएगा। फिर से इसको एक और देख लेते हैं। ए का हो जाएगा आपका 2, क्रैकिंग होगा पेट्रोलियम, स्मेल्टिंग हो जाएगा आपका कॉपर, हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा खाद बसाएं और बल्कनाइजेशन हो जाएगा रबड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत में खेती के आदिम रूप के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? ए में है बेबर, बी में है पामाडाबी, सी में है मिल्पा और डी में है एक से अधिक। तो आदिम रूप के लिए कौन सा जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है ए, बेबर, 3 का। उसी तरह 4 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का परसेंट कितना है? ए में है 23, 25, 27 और 31। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31.16% है 2011 के जनगणना के अनुसार। 5 नंबर कह रहा है कि सुंदरबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए में कह रहा है कि यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, बी कह रहा है कि इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिया गया है, सी कह रहा है कि यह रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, डी कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरबन के संबंध में सारा सही है कि यह सबसे बड़ा डेल्टा है विश्व का। बी में कह रहा था कि इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिया गया है, सी में कह रहा है कि यह रॉयल बंगाल टाइगर का घर है और डी में था कि उपयुक्त में से अधिक, यानी कि सारा सही था। 6 नंबर कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू की गई थी? ए में है 52, बी में है 63, सी में है 78, डी में है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय वन नीति सबसे पहली बार 52 में लागू हुई थी, तो इसका 6 का ए हो गया। 7 में कह रहा है कि जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार माना जाता है। ए में है कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में, बी कह रहा है कर्क रेखा के समानांतर किंतु उत्तर में, सी कह रहा है कि विंध्याचल पहाड़ी और पठारी क्षेत्र के उत्तर में, डी कह रहा है कि एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें हो जाएगा कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में। जैसे जैसे जनवरी माह में ठंड बढ़ती है तो ये दक्षिण की ओर बढ़ेगा। इसमें पढ़े हैं ना कि यहाँ पे जब 0 डिग्री पे कब बराबर होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर, जिस दिन दिन और रात बराबर होता है। और 21 जून को सबसे लंबी दिन नॉर्थ गोलार्ध में
और सबसे छोटी दिन रहता है साउथ गोलार्ध में। उसी तरह रहता है आपका 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन साउथ गोलार्ध में और सबसे छोटी दिन नॉर्थ गोलार्ध में। तो जैसे जैसे जनवरी माह में जाएंगे तो समानांतर किंतु दक्षिण में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों के भारत में उनके बेसिन क्षेत्र के घटते क्रम में कौन सा क्रम सही है? तो गंगा, सिंधु, गोदावरी और कृष्णा। तो सबसे बड़ा बेसिन किसका है? तो सबसे बड़ा तो गंगा का है, उसके बाद सिंधु, फिर गोदावरी और फिर कृष्णा। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न नदियों में सबसे अधिक नदीपथ परिवर्तन मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स किया है किसका है? तो इसमें ए है सोन, बी में है गंडक, सी में कोसी, डी में गंगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कोसी नदी सबसे ज़्यादा अपना मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि कभी भी बाढ़ ले आती है, बहुत ज़्यादा बाढ़ इसी कारण आता है। 10 नंबर कह रहा है कि कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। ए में है रांची पठार का, बी में है मालवा पठार का, सी में है छोटा नागपुर पठार का, डी में है ऑल ऑफ द एबव। तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरता है? तो भारत के बीचों बीच से गुजरता है, यहाँ से। तो पहले गुजरात, राजस्थान, इसका ट्रिक है ना, मित्र पर गमछा झार, गमछा झार। तो क्या हो जाएगा? पहले मिजोरम, फिर त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? रांची पठार तो ये तो झारखंड में है, इससे भी जाता है। मालवा पठार एमपी से भी जाता है, और छोटा नागपुर पठार जो कि रांची के बगल में ही है, तो ये तीनों से जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि बिल्किस बानो के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित है? ए में कह रहा है कि बिल्किस बानो ने 30 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में समय पूर्व दोषियों की रिहाई को चुनौती दी थी। 2 नंबर कह रहा है कि 23 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो को गुजरात सरकार से 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया था। 3 कह रहा है कि 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों को समय पूर्व रिहाई करने संबंधी आदेश को रद्द कर दिया। 4 कह रहा है कि न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने निर्णय दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सारा सही है। पहला तो कह रहा था कि बिल्किस बानो ने 30 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में समय पूर्व दोषियों की रिहाई को चुनौती दी, ये भी सही था। दूसरा भी सही था कि 23 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो को गुजरात सरकार से 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया था, ये भी सही था। और इसमें था कि 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों को समय पूर्व रिहाई करने संबंधी आदेश को रद्द कर दिया। और चौथा में था कि न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां के निर्णय दिया। तो इसमें सारा सही था। ये इस पर अभी एक मूवी भी आया है, इसलिए प्रश्न चर्चा में बना हुआ है। 12 नंबर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति को उनके पद से उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले संविधान उल्लंघन के लिए महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। इस उद्देश्य परिवर्तन को अधिमान दे सकता है। तो ये में है कि प्रधानमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद। बी कह रहा है कि दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का 1/4वां भाग के सदस्य। सी कह रहा है कि लोकसभा के कुल सदस्यों के आधा सदस्यों से कम नहीं। डी कह रहा है कि लोकसभा के किसी भी सदन का 2/3 बहुमत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे राष्ट्रपति के महाभियोग का चर्चा किस में है? तो आर्टिकल 61 में है, सबसे पहले याद रखना है। उसके बाद इसमें पूछ रहा है कि उनके हटाने जाने के लिए प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाएगा। तो इसके में है कि किसी भी सदन में 1/4वां भाग द्वारा दोनों सदन में से किसी एक में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, पहले 1/4वां व्यक्ति द्वारा ये बता दिया जाएगा कि इन पे महाभियोग लगना है। उसके बाद दोनों सदन में विशेष बहुमत से पारित होगा। यहाँ हो जाएगा दोनों सदन में विशेष बहुमत, तब राष्ट्रपति पे जाके महाभियोग लगता है। अभी तक इन्हीं पे लगा है, तो अभी नहीं। प्रक्रिया चालू हुआ था कबर, लेकिन पारित अभी तक किसी पे नहीं हुआ है। 30 नंबर कह रहा है कि उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया? ए में है समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक। बी में है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। सी में है समाजवाद, लोकतंत्र, अखंडता। डी में है इनमें से अभी। तो इसमें 3 वर्ड जोड़ा गया था। कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? तो 1976 में। इसके तहत 3 वर्ड जोड़ा गया, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। बी हमारा राइट आंसर है। 14 नंबर कह रहा है कि एक तरफ सूची 1 है और दूसरे तरफ सूची 2 है, इससे मिलान करना है। इसमें सूची 1 में ए में है कि राज्य के यानी इसका कह सकते हैं डीपीएसपी,
ये कहाँ से लिया गया है? बी में है मौलिक अधिकार, सी में है संघ और राज्यों के बीच संबंध, और डी में कह रहा है कि भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र मजबूत स्थिति में होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका आयरलैंड से, यानी कि ये का हो जाएगा 3। बी का मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ये तो अमेरिका से लिया गया है, यानी कि बी का हो जाएगा 4। 3 4 किस में है? इसमें भी और इसमें भी। अब देखिए कि हो जाएगा संघ और राज्यों के बीच संबंध, तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, तो यानी ये एक हो जाएगा। और भारत राज्यों का संघ है जिसमें जिसे कहा जाता है ना यूनियन वर्ड, तो यूनियन वर्ड कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। तो डी का 2 हो जाएगा 1, तो यानी 3 4 1 2 हमारा डी राइट आंसर है। 15 में कह रहा है कि केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ए में है लखनऊ, बी में है नागपुर, सी में है रुड़की और डी में है दिल्ली। तो कहाँ है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान? तो ये रुड़की में है। 16 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से आदर्श मूलक वचन है? ए में है कि गरीबी एक ऐसी स्थिति है जहाँ लोग अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते। बी में है कि बेरोजगारी गरीबी के कारणों में से एक है। सी कह रहा है कि सरकार को बेरोजगारी और गरीबी को नियंत्रित करने के लिए और उपाय करने चाहिए, तो यही आदर्श मूलक है कि यह होना चाहिए, तो यानी कि सी हमारा राइट आंसर है। 17 में कह रहा है कि कौन सी गतिविधि किसी क्षेत्र में भूमि उपयोग को प्रभावित करती है? ए में है आर्थिक गतिविधि, बी में है सामाजिक गतिविधि, सी में है भौगोलिक गतिविधि और डी में ऑल ऑफ द एबव। ऐसे इसका डी लग रहा है, लेकिन इसमें राइट आंसर ए दिया हुआ है बुक में कि आर्थिक गतिविधि के कारण भूमि उपयोग प्रभावित होती है। 18 नंबर पे चलते हैं। 18 नंबर कह रहा है कि मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? ए में है पेरिस, बी में है लंदन, सी में है स्टुटगार्ट और डी में है जेनेवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराई थी। कब फहराई थी? तो 1907 में पहली बार तिरंगा फहराया गया था मैडम कामा द्वारा। ये पारसी भारतीय महिला थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें 19 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित सन 1916 में बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा भारतीयों के लिए होम रूल लीग आंदोलन क्यों चलाया गया? तो ए में है प्रथम विश्व युद्ध के जानने के विरोध में, बी में है बंगाल विभाजन के विरोध में, सी है कि ब्रिटिश भारतीय शासन से स्वशासन प्राप्त करने के लिए, डी कह रहा है कि भारतीय परिषद एक्ट 1909 के विरोध में। तो होम रूल का मेन उद्देश्य क्या था? ये स्वशासन प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था, ब्रिटिश भारतीय सरकार से स्वशासन प्राप्त करने के लिए, यानी सी हमारा राइट आंसर है। 20 कह रहा है कि वर्ष 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? ए में है कि भारत की स्नह पूर्ण स्वतंत्रता, बी में है डोमिनियन स्टेट, सी में है प्रांतीय स्वतंत्रता और डी में है केंद्र में प्रतिनिधि सरकार। आप लोग इसे पॉज करके खुद भी आंसर देने का प्रयास करें, उसके बाद आंसर देखें। तो इसका क्या हो जाएगा? अगस्त प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसमें क्या हुआ था कि 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, तो उसमें 40 में लाया गया ताकि भारतीयों को सेकेंड वर्ल्ड वार में यूज किया जा सके। इसीलिए बोला गया था कि हम डोमिनियन स्टेट देंगे क्या आज़ादी के बाद, यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो जाएगा उसके बाद भारतीयों को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। तो 20 का बी राइट आंसर है। 21 कह रहा है कि निम्न को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। ए में है कि गांधी जी की भारत में वापसी तो कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915। बी में है लखनऊ समझौता, तो ये कब हुआ था? 1916 में। 7 में विभाजन हुआ था, 16 में समझौता हुआ था अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में। थर्ड है प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 1914 में शुरू हुआ था और 18 में समाप्त हुआ था। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था 1917 भारत में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ, यानी 3 इसमें भी है इसमें भी है। उसके बाद गांधी जी की वापसी 15 में हुआ था, तो ये 3 के बाद 1 हो गया। उसके बाद 2 लखनऊ समझौता 16, चंपारण सत्याग्रह 17, यानी कि डी हमारा राइट आंसर है। 22 नंबर कह रहा है कि महात्मा गांधी ने 1919 में किसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया? ए में है जालियांवाला बाग हत्याकांड, बी कह रहा है कि एम्बुलिशमेंट ऑफ प्रिंसली स्टेट, सी में है साइमन कमीशन, डी में है इनेक्टमेंट ऑफ रॉलेट एक्ट। तो किसके खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया गया था? तो इसका मुख्य उद्देश्य 1919 में जो इनेक्टमेंट ऑफ रॉलेट एक्ट लाया गया था, जिसे कहा जाता है बिना वकील बिना दलील का कानून, तो इसी के विरोध में पहले तो सैफुद्दीन किचलू और इनको ये जालियांवाला बाग हुआ अमृतसर में, उसके बाद शुरू किया गया था। लेकिन मेनली इसका उद्देश्य माना जाता है रॉलेट एक्ट, कहीं कहीं ये भी दे देता है जालियांवाला बाग, लेकिन इसमें डी आंसर दिया है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। 23 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावधीन आया। ए में है 6 के बाद, बी में है 9 के बाद, सी में है 14 के बाद और 19 के बाद। तो गर्मपंथियों के प्रभाव में कब आया था? तो 6 के बाद आया था।
नेक्स्ट में वही है कि कांग्रेस का शैशव काल किस अवधि को कहा जाता था। तो प्रारंभ में जैसे 85 से 5 तक जो था वो शैशव काल था। इस समय नरम दल का प्रभाव था। वही 5 के बाद 6 के बाद गरम दल का प्रभाव आ जाता है। तो इसका आंसर ए है। 85 से 5 कांग्रेस का शैशव काल की अवधि कहा जाता है और 6 से इसमें गरम पंथियों का प्रभाव बढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे से रिलेटिव है। 25 कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे। तो 1857 के समय कैनिंग थे। ये 56 से 62 तक रहे थे। 56 से 62। 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 का अधिनियम लाया जाता है, इसी के तहत इनको गवर्नर जनरल से वायसराय की उपाधि किया जाता है। ये अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के और प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। 56 से 62 थे, इसलिए 57 में भी यही थे। 26 कह रहा है, इसमें कह रहा है कि वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में कह रहा है कि इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। 2 कह रहा है कि इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। कह रहा है कौन सा सही है, 1, 2, 1 और 2 और ना तो 1 ना ही 2। तो है कि वुड का जो डिस्पैच लाया गया था, वुड डिस्पैच 1854 में, इसमें कहा गया था कि हायर एजुकेशन के लिए शिक्षा को जो माध्यम होगा वो इंग्लिश की सिफारिश की थी। तो ये तो सही था। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी जोर दिया। तो 1 और 2 दोनों सही है, यानी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 27 कह रहा है कि 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि ए में है कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। बी कह रहा है कि बागान श्रमिकों के बिना अनुमति के जंगल छोड़ने की अनुमति नहीं थी। सी कह रहा है कि बागान श्रमिकों को शादी करने की अनुमति नहीं थी। डी कह रहा है कि ऑल ऑफ द एबव। तो 1859 के जो भारतीय उत्प्रवास अधिनियम लाया गया था, इसका मेन उद्देश्य था ए नंबर, कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी, यानी कि ये हमारा राइट आंसर होगा। 28 कह रहा है कि किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया था। इसमें आर्थिक पूछ रहा है। ए में है मेयो, बी में है कर्जन, सी में है रिपन और डी में है ऑल ऑफ द एबव। तो ऐसे नॉर्मल जो ये क्या बोला जाता है, ग्रामीण और नगरीय में जो विभाजन होता है वो रिपन किया था, लेकिन यहाँ पे पूछा है आर्थिक विकेंद्रीकरण। कहाँ प्रश्न है, इसमें पूछा आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण, तो इसमें मेयो हो जाएगा। मेयो हो जाएगा। अगर पूछेगा पूरी व्यवस्था का विकेंद्रीकरण तो उसमें रिपन आता है, लेकिन यहाँ पे आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण पूछा है, तो इसमें मेयो आंसर होगा। 29 कह रहा है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए कहाँ शहीद हुए थे। तो ए में है हम्पी, बी में है श्रीरंगपट्टनम, सी में है नंदी हिल्स और डी में है मैसूर। तो कहाँ शहीद हुए थे, श्रीरंगपट्टनम। इसमें 4 एंगल मैसूर हुआ था टोटल, जिसमें पहला मद्रास के संधि द्वारा समाप्त होता है, दूसरा पहला मद्रास, दूसरा मंगलूर, तीसरा श्रीरंगपट्टनम और चौथा में इनकी मृत्यु हो जाती है श्रीरंगपट्टनम में ही। इसमें पूछता है कि दूसरे और तीसरे चौथे के समय वायसराय कौन था। तो दूसरे के समय था वारेन हेस्टिंग, तीसरे के समय था बार करन वे, यानी दूसरे के समय वारेन हेस्टिंग, तीसरे के समय कर्नवालिस और चौथे के समय बेलेजली था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। 30 नंबर कह रहा है कि किसने भारत के नए समुद्री मार्ग को खोजा। ए में है कोलंबस, बी में है वास्को डी गामा और अमेरिकी, सी में है अमेरिकी वेस्पुची और डी में है मंगेलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत की खोज किसने किया था नई समुद्री मार्ग का। तो वास्को डी गामा किया था 1498 में। कब किया था, 1498। 31 कह रहा है कि मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ अधिकारी दिया हुआ है, दूसरी तरफ विभाग है। इसमें क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्या है, विदेश मंत्री। तो ये कौन थे, सुमंत कहलाते थे। तो सी का 4 हो जाएगा। सी का 4 किस में है, इसमें, यानी कि डी का 3 हो जाएगा। 3 अमात्य क्या है, वित्त मंत्री थे। पेशवा प्रधानमंत्री कहलाता था और इसका हो जाएगा सचिव 2, यानी कि पत्राचार प्रभारी हो जाएगा सचिव। पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। सुमंत हो जाएगा आपका विदेश मंत्री और अमात्य हो जाएगा वित्त मंत्री। तो यानी 2, 1, 4, 3 हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। 31 का ए। 32 में कह रहा है कि महाभारत के फारसी अनुवाद का क्या नाम था। ए में है सकीनात औलिया, बी में है सिरुल असरार और सी में है अनबर सुहैल और डी में है रजनामा। तो महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता था, रजनामा। नेक्स्ट में है 33 में कह रहा है कि कौन सा
भूमि उत्पादन पर लगने वाला कर को इंगित करता है। ए में है खिराज, 2 में है खुम्स, 3 में है उष्ण और 4 में है मुक्तई। तो इसमें भूमि उत्पाद पर लगने वाला कौन कौन था? तो खिराज भी था, उष्ण भी था और मुक्तई भी था। 2, 1, 3 और 4। खुम्स जो था वो भूमि पर नहीं लगता था, ये लूट का धन होता था, लूट का धन। कहीं जैसे युद्ध वगैरह में जब जाते थे तो जो दूसरे पार्टी द्वारा जब लूटा जाता था दूसरे के यहाँ, तो उसी का धन को खुम्स कहा जाता था। यानी कि हमारा हो जाएगा 1, 3, 4। खिराज, उष्ण और मुक्तई जो होते थे वो भूमि उत्पाद पर लगने वाला टैक्स होता था। 34 कह रहा है कि किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ए में है बलबन, बी में है अलाउद्दीन खिलजी, सी में है मोहम्मद बिन तुगलक और डी में है फिरोज तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा FST, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे ज़्यादा गुलाम रहा करते थे। 1 लाख से अधिक तो खुद ही नियुक्त किया था, उसके पहले भी बहुत सारे थे, 2 लाख के आसपास थे। 30 यानी फिरोज तुगलक हो जाएगा सबसे अधिक गुलाम। 35 कह रहा है कि मोहम्मद गजनबी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया? तो इस सबसे अंतिम में किया था 1027, पहली बार पूछेगा तो 1001 की ईस्वी के आसपास। टोटल कितने बार आक्रमण किया था? तो 17 बार गजनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 36 कह रहा है कि राजा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है BPSC का, 69 में पूछा था। राजा प्रवर सेन के बारे में लिखित पर विचार करें। ए में है कि वह बकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था, बी में है कि उसका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था, सी कह रहा है कि वह अपने पिता बिंदुसार के उत्तराधिकारी बने, डी कह रहा है कि उसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रवर सेन, इसके में हो जाएगा कि वह बकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था, तो एक गलत है, वास्तविक संस्थापक बिंदुसार था। तो ए इसमें भी कट जाएगा, इसमें भी कट जाएगा, इसमें भी एक से अधिक, यानी BCD हमारा राइट आंसर है। कि उसका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था, ये सही है। वह अपने पिता बिंदुसार के उत्तराधिकारी बने, ये भी सही है। उसका उल्लेख पुराणों में मिलता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? B, C और D 36 का। 37 कह रहा है कि एक तरफ लेखक दिया है और दूसरे तरफ कृति। तो पतंजलि किसके लेखक थे? तो ये महाभाष्य के पतंजलि हैं, तो एक का 4 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है दंडी, तो 10 से दंडी है, 10 से 10 कुमार चरित है, तो क्या हो जाएगा? बी का 1 हो जाएगा। 4, 1, 2, 3 यानी डी है सही आंसर। हेमचंद्र सूरी क्या है? तो ये हो जाएगा कुमार पाल चरित का लेखक है हेमचंद्र सूरी, और स्वयंदेव है नीति वाक्यमृत, यानी कि 4, 1, 2, 3 हमारा राइट आंसर है। 37 का डी हो गया। 38 कह रहा है कि सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो ये कौन बनवाया था सांची का स्तूप? तो ये अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। तो 38 का हमारा सी हो गया। 39 पर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि राज तरंगिणी में कल्हन ने जिस राज का वर्णन किया है वह है, तो किसका वर्णन किया था? मगध, कोसल, कश्मीर और कर्नाटक। तो राज तरंगिणी में किसका वर्णन है? तो कश्मीर का है। 39 का सी हो गया। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। नेक्स्ट है कि चंपा निम्नलिखित में किस महाजनपद की राजधानी थी? तो किसका था? अंग का राजधानी था। उसके बाद है कि महावीर का जन्म 540 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो इसको रोक के आप लोग खुद से दीजिए, उसके बाद हम बताते जाएंगे, क्योंकि सारा ऑप्शन पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो कहाँ हुआ था? इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। तो 42 का हो गया आपका ए। उस तरफ 43 में कह रहा है कि गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ये तो बहुत ईजी है कि बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। प्रथम उपदेश ज्ञान प्राप्त बोध गया में, प्रथम उपदेश सारनाथ में, सबसे ज़्यादा उपदेश पूछे तो श्रावस्ती में, मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि वर्ण आश्रम प्रचलित था। तो ये ऋग्वेद के समय, ऋग्वेद के बाद के समय, मानव धर्म शास्त्र के समय और महाभारत के विषय का समेकन के समय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 44 का ए हो जाएगा कि ऋग्वेद के समय ही वर्ण आश्रम प्रचलित था। इसमें 4 वर्ण होते थे, वर्ण आश्रम होते थे। पहला में हो जाएगा आपका कि ब्रह्मचर्य, जिसमें शिक्षा ये सब ग्रहण किया जाता था। उसके बाद गृहस्थ, जिसमें परिवार में परिवार पालन ये सब होता था। और उसके बाद वानप्रस्थ यानी संन्यास की ओर अग्रसर, और उसके बाद सन्यासी, यानी टोटल 4 हो गया। पहला में हो गया ब्रह्मचर्य, दूसरा में गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये ऋग्वेद के समय ही प्रचलन में था। तो ये हो गया। 45 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता सुतकांगडोर किस नदी के मुहाने पर स्थित था? ए में है रावी, बी में है झेलम, सी में है दास्क और डी में है ऑल ऑफ द एबव। तो सुतकांगडोर किस नदी पे था? तो दास्क नदी के किनारे था। ये सबसे पश्चिम क्षेत्र था सिंधु सभ्यता का। सबसे पश्चिम में सुतकांगडोर पड़ता था। कहाँ पड़ता था सुतकांगडोर? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है सुतकांगडोर, जो कि दास्क नदी के किनारे था। इसमें देख लीजिएगा कि पूरब में, सबसे पूरब में आलमगीरपुर यूपी है। उसी तरह नॉर्थ में सबसे उत्तर में क्या हो जाएगा? मांदा जम्मू कश्मीर। इधर दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र में हो जाएगा। और इस सुतकांगडोर बलूचिस्तान में पड़ता है, दास्क नदी के किनारे।
अगला है कि सन 100 वर्ष में लोहे के पहिए वाला रथ का किस देश में उपयोग होता था। तो ये कहाँ होता था, तो लोहे के पहिए का उपयोग 100 वर्ष में भारत में होता था। 47 कह रहा है कि भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में आए थे। मध्य भारत, पश्चिम भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। तो इसका क्या होगा, ये उत्तर भारत में चलन में आए थे। इसमें भी अगर खासकर पूछे कि सबसे पहले हिंद यूनानियों द्वारा लाया गया था, उसमें भी पूछता है कभी कभी सोने का सिक्के किसके द्वारा लाया गया था। तो अगर सोने पूछे तो सोना सबसे पहले कुषाण द्वारा लाया गया था। बिम कडफिसेस इसका नाम था जो लाया था, कुषाण शासक। उसके बाद पूछेगा कि सर्वाधिक सिक्के तो गुप्त काल में जारी किए गए थे, गुप्त काल यही है। उसके बाद एक पूछता है कि भारत में 5 सिक्कों की प्राप्ति सर्वप्रथम अस्मक जनपद में हुआ था, जो दक्षिण में स्थित था। अस्मक, जिसकी राजधानी पोटली रहा करती थी। तो इसमें हो जाएगा कि सिक्के कहाँ प्रचलन में आए थे, तो उत्तर भारत में आए थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादक कहाँ होता है, तो ये तो बिहार में पाइराइट होता है। लगभग 95% हिस्सा यही होता है, पाइराइट बिहार में ही। अगला कह रहा है कि डगमारा जल विद्युत परियोजना का संबंध बिहार में किस नदी से है। इसमें ए में है कोसी, बी में है बागमती, सी में है पुनपुन, डी में है ऑल ऑफ द एबव। तो डगमारा जल विद्युत परियोजना का संबंध कोसी से है, तो 49 का ए हो जाएगा। 50 कह रहा है किस नदी को बिहार का दुख या शोक कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये तो बहुत ईजी है, कोसी नदी को कहा जाता है। अगला कह रहा है कि पटना का स्थानीय समय है। तो भारतीय मानक समय से आगे, पीछे, सेम या फिर कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, भारतीय मानक समय कहाँ से गुजरती है, तो 82.5 डिग्री से। जबकि ये कहाँ से गुजरती है, यूपी के नैनी से, इलाहाबाद के नैनी के आसपास। जबकि बिहार जब देखिएगा तो इससे ईस्ट में है, पूरब में है। इसका देशांतर कहाँ से कहाँ तक है, तो 82 से 84 के आसपास है। तो इसमें यानी कि ये आगे आ जाता है, यानी कि उससे आगे रहता है। जैसे जैसे 82 डिग्री से पूरब की ओर जाइएगा, ईस्ट की ओर, तो वो आगे रहेगा, और वेस्ट की ओर जाने पे पीछे की ओर बढ़ जाता है टाइमिंग। यानी कि हम लोग पहले हैं बिहार यूपी से, तो इसलिए हम लोग आगे रहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं 52 में। इसमें कह रहा है कि बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना परसेंट हिस्सा मिला। तो ये लगभग 46% था। तो कौन सा नियरेस्ट है, 45.85%। यही है, लगभग 46 मान लिया जाता है। तो डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि बिहार सरकार के 7 निश्चय में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ए में है महिला रोजगार, बी में है साफ पीने का पानी, सी में है सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति, डी में है बाल कल्याण। तो नहीं पूछ रहा है, तो नहीं हो जाएगा बाल कल्याण, ये भी PYQ है। इसमें क्या क्या था, तो पहला में था कि आर्थिक हल युवाओं का बल, दो में है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, उसके बाद 3 में था कि हर घर बिजली लगातार, उसके बाद बिजली पर प्रबंध था हर घर नल का जल और घर तक पक्की गली नालियाँ, उसके बाद शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, और 7 में है अवसर बढ़े आगे बढ़े। तो इसमें टोटल 7 था, इसमें बाल कल्याण की बात नहीं की गई है। 54 कह रहा है कि बिहार भारत के किस फल के वार्षिक उत्पादन का 71% उत्पादन करता है। ए में है अनानास, बी में है संतरा, सी में है लीची और डी में है आम। सबसे ज़्यादा किसका करता है, 71%। तो हो जाएगा लीची का उत्पादन करता है। 54 का हो गया आपका लीची। इसमें बहुत सारा तरह का लीची हो जाता है, जैसे शाही लीची, कस्बा लीची। शाही लीची को GI टैग भी मिला हुआ है। बेदाना लीची, चाइना लीची और पूर्वी लीची, ये सब शामिल है। उसके बाद 55 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राशि सदिश नहीं है, यानी कि अदिश है। तो सदिश क्या होता है, जिसमें कि दिशा और डायरेक्शन भी हो और परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, तो वो सदिश कहलाता है। जिसमें परिमाप तो हो लेकिन दिशा ना हो, तो क्या होता है, अदिश। तो आयतन में परिमाप तो है कि कितना लीटर है, लेकिन इसमें किस डायरेक्शन में है नहीं पता चलता है। जबकि बल, वेग, विस्थापन ये सब सदिश है, नहीं पूछा, यानी कि हमारा राइट आंसर आयतन हो जाएगा। इसमें ब जो रहता है, इसमें थोड़ा सा ये सदिश हमेशा रहता है, इससे भी थोड़ा सा हटा सकते थे आयतन को। फिफ्टी सिक्स कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंड के लिए कुल ऊर्जा शून्य रहती है, निरंतर गिरती है, सी में स्थिर रहती है, डी में निरंतर बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 56 का। तो इसमें है कि सी स्थिर रहती है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंड के लिए कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। 57 कह रहा है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है ऊर्जा का नियम, बी में है द्रव्यमान का नियम, सी में है संवेग का नियम, डी में है आवेश का नियम। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस में कार्य करता है, तो ए पर कार्य करता है, ऊर्जा का नियम। 57 का ए हो जाएगा। 58 कह रहा है कि तेल स्लीक क्या है।
ए में है उबला हुआ तेल, बी में है ठंडा तेल, सी में है कि समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म, और डी में है नन ऑफ द ऑल ऑफ द एबव। तो इसका हो जाएगा कि समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म, तेल सिल्क कहलाता है। 59 है सूखी बर्फ है, ए में है ठोस नाइट्रोजन, बी में है ठोस ऑक्सीजन, सी में है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, डी में है ऑल ऑफ द एबव। तो सूखा बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सी सही हो जाएगा। इसमें एक तरफ दिया हुआ प्राकृतिक स्रोत, एक तरफ अम्ल दिया हुआ है, तो सिरका में कौन सा अम्ल होता है? सिरका में आपका हो जाएगा एसिटिक अम्ल, तो एक का 3 हो जाएगा। उसी तरह संतरा में हो जाएगा साइट्रिक अम्ल, तो 1 हो जाएगा। दही में, दूध दही ये सब में लैक्टिक अम्ल होता है, तो 3 1 2, यानी ये हमारा राइट आंसर है। 61 कह रहा है कि स्टेनलेस इस्पात का एक मिश्र धातु है, ए में है इस्पात क्रोमियम निकेल, बी में है इस्पात सिल्वर निकेल, सी में है इस्पात निकेल एल्युमिनियम। इसमें क्या हो जाएगा? किसका किसका स्टेनलेस स्प्लिट होता है? तो इसमें इस्पात होता है, क्रोमियम होता है और निकेल होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 62 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि गैलेना का किसका अयस्क है? ए में है गैलियम, बी में है जर्मेनियम, सी में है पारा, डी में है सीसा। तो गैलेना का सूत्र क्या होता है? PbS, यानी ये लेड का होता है, यानी सीसा का। 63 कह रहा है कि भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अयस्क है, ए में है मोनाजाइट, बी में है फ्लोरस्पार, सी में है बॉक्साइट और डी में है मैग्नेटाइट। तो भारत में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो मोनोजाइट होता है। ये थोरियम का अयस्क है, ये खासकर मिलता है आपका केरल और तमिलनाडु तट पर। इसका यूज कहाँ होता है थोरियम का? तो परमाणु बिजली उत्पादन में होता है। 64 कह रहा है कि कौन सा रासायनिक अपक्षय प्रक्रम चूना पत्थर को अत्यधिक प्रभावित करता है? ए में है ऑक्सीकरण, बी में है सल्फोनीकरण, सी में है जलयोजनीकरण, डी में है नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अत्यधिक प्रभावित। इसमें किसी कोई भी नहीं करता, सब इसको सपोर्ट करता है, सल्फोनीकरण, ऑक्सीकरण, जलयोजनीकरण, यानी कि नन ऑफ द एबव हो जाएगा। 65 कह रहा है कि एक तरफ सूची 1 दिया हुआ है, दूसरी तरफ सूची 2 दिया हुआ है, इसे मिलान पूछ रहा है। तो धोने का सोडा, कॉस्टिक सोडा, तुतिया और हाइपो। धोने का सोडा का फॉर्मूला क्या हो जाता है? Na2CO3 10H2O। तो इसमें क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट किसमें है? ये ए का, यानी 4 हो जाएगा। 4 किसमें है? इसमें भी और इसमें भी। अब बी का देखना है, कास्टिक सोडा किसे कहा जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, NaOH, यानी कि बी का 1 हो जाएगा। तो 4 1, सी का 2 है, तुतिया हो जाता है कॉपर सल्फेट, CH4 5H2O, और हाइपो हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। 4 1 2 3, यानी ये हमारा राइट आंसर है। इसमें और देख सकते हैं, ये तो धोने का सोडा है, खाने का सोडा पूछता है। खाने का सोडा, इसका क्या हो जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। 66 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि लोहे के संरक्षण या जंग लगने को रोकने के लिए कौन सा विधि प्रयुक्त नहीं है? ए में है गैल्वेनीकरण, बी में है एनोडीकरण, सी में है क्रोम प्लेटिंग और डी में है भर्जन। तो कौन सा प्रयोग में नहीं लाया जाता? गैल्वेनीकरण तो लाया जाता है, उसके बाद हो जाएगा आपका एनोडीकरण, ये भी लाया जाता है, क्रोम प्लेटिंग भी लाया जाता है, लेकिन भर्जन तो निष्कर्षण की विधि है, यानी कि डी हो जाएगा, ये रोकने की, जंग लगने को रोकने की विधि नहीं है। 67 कह रहा है कि केंद्रक को सबसे प्रथम किसने खोजा एवं नाम दिया था? तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। 68 कह रहा है कि मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन सा लक्षण का चयन नहीं किया था? फूल की स्थिति, फूल का रंग, फूल की आकृति और डी में है बीज का रंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जैसे कि फूल की स्थिति का बताया था, फूल का रंग भी बताया था, आकृति भी बताया था, लेकिन बीज का रंग नहीं बताया था, तो यानी डी राइट आंसर है। 69 कह रहा है कि विकास का मुख्य कारक है, ए में उत्परिवर्तन, बी में हासिल किए हुए गए गुण, सी में है लैंगिक जनन और डी में है प्राकृतिक वरण। तो इसका क्या हो जाएगा? विकास का मुख्य कारण है प्राकृतिक वरण, यानी 69 का हो जाएगा डी। उसी तरह कि कौन सा एक वर्गीकरण का मूलभूत इकाई है? वंश, जाति, वंश और जाति दोनों, और डी में है नन ऑफ द एबव। तो वर्गीकरण का मूलभूत इकाई वंश और जाति दोनों होता है। 71 कह रहा है कि सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है, ए में है ऊंट, ए में है हाथी, बी में है ऊंट, सी में है नीली व्हेल और डी में है नन ऑफ द एबव। तो सबसे विशाल जीवित स्तनपायी नीली व्हेल होता है, यानी कि सी सही है। 72 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर अंधेरी प्रतिक्रिया का वास्तविक स्थल साइटोप्लास्ट में कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? ये स्ट्रोमा में होता है, अंधेरी प्रतिक्रिया का वास्तविक स्थल। 73 कह रहा है कि रेटिना में पाए जाने वाली कोशिकाएं हैं, ए में है पुरकिंजे कोशिकाएं, बी में है स्वान कोशिकाएं, सी में है एमेक्राइन कोशिकाएं, डी में है ऑल ऑफ द एबव। तो रेटिना में क्या हो जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका सी, एमेक्राइन कोशिकाएं। 74 कह रहा है कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, तो ये है क्रोम मैग्नान मानुष।
बी हो जाएगा। 75 कह रहा है करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। ए में है टीप, बी में है मध्य भाग, सी में है पीछे का भाग, डी में है किनारा। तो इसको याद करिएगा ऐसे कि जैसे आगे का भाग मुंह पे क्या बोला जाता है, मीठा आगे में, और पीछे में कड़वा किसी भी चीज़ को। तो इसमें भी वही है कि पीछे का भाग करवाहट के लिए बोला जाता है और आगे में मुंह पे किसी को क्या बोला जाता है कि मीठा मीठा। तो यानी कि आगे में मीठा हो जाएगा, पीछे में कड़वा हो जाएगा और बीच में हो जाएगा नमकीन इधर साइड में, अगर ये जीभ है तो ये पीछे का भाग हो जाएगा। 76 कह रहा है कि जैव रासायनिक रूप से इंसुलिन है। ए में है ग्लाइकोलिपिड, बी में है लिपोप्रोटीन, सी में है प्रोटीन, डी में है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन प्रोटीन है। 76 का सी राइट आंसर है। 77 कह रहा है कि मनुष्य में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका है। ए में है मूत्रपथ, बी में है मूत्रवाहिनी, सी में है नेफ्रॉन, डी में है ऑल ऑफ द एबव। तो क्या हो जाएगा, मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका क्या है, किडनी को, तो नेफ्रॉन जोड़ता है, तो यानी 77 का हो जाएगा। सॉरी, इसका मूत्रवाहिनी होता है आंसर। मनुष्य में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका है, तो मूत्रवाहिनी है। साउंड रुक गया था यहाँ पे, इसको थोड़ा सा फिर से देख लीजिए। अंतरा परसुक पेशियाँ पाई जाती है, तो ये पसलियों में पाई जाती है। 78 का हो गया सी। 79 कह रहा है कि हमारे शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाला उत्प्रेरक है। ए में है हार्मोन, बी में है पाचक एंजाइम, सी में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी में है एक से अधिक। तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन किसके द्वारा किया जाता है, तो पाचक एंजाइम जो होता है उसी के शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन किया जाता है। 80 में कह रहा है कि एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक औषधि का उदाहरण पेनिसिलिन होती है। ये सब बहुत सारा इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। 81 है कि हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। ए में है कार्बोहाइड्रेट, बी में है प्रोटीन, सी में है गंधक, डी में है वसा। तो हृदय रोगियों को वसा नहीं लेने की कहा जाता है ज़्यादा। 82 है कि फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो फाइकोलॉजी कहा जाता है आपका शैवालों का अध्ययन। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, बैक्टीरिया का बैक्टीरियोलॉजी, पादप का तो ये हो जाता है आपका वनस्पति जैसा वनस्पति विज्ञान। तो इसमें फाइकोलॉजी हो जाएगा शैवालों का अध्ययन। 83 कह रहा है कि किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। नेक्स्ट है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व पानी से कार्बोहाइड्रेट बनाने की क्रिया कहलाती है, तो ये प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 + H2O से क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो प्रोसेस होता है उसी के द्वारा ग्लूकोज बनता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। इसमें कह रहा है कि किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, ये रिपीट हो गया है इसमें। 83 भी है, 85 भी है, तो ये इसमें भी क्लोरोफिल हो जाएगा। 86 कह रहा है कि पुरुष जन्म का नियमन करने के लिए किस चीज़ का उपयोग करता है, तो ये कंडोम हो जाएगा। लूप, कॉपर्टी ये सब महिला मालाडी ये सब महिला के लिए है। 87 कह रहा है कि तारपीन का तेल निकाला जाता है। ए में है चीर से, बी में है कोनीफर से, सी में है देवदार से, डी में है जूनीपर से। तारपीन का तेल किससे निकाला जाता है, तो देवदार से निकाला जाता है, यानी सी हमारा राइट आंसर है। 88 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी नहीं है। ए में है मधुमक्खी, बी में है केचुआ, सी में है टेपवर्म, डी में है रेशम का कीड़ा। तो कौन सा उपयोगी नहीं है, तो मधुमक्खी तो उपयोगी है, इससे शहद वगैरह निकाला जाता है। केचुओं को भी किसानों का मित्र कहा जाता है। रेशम का कीड़ा से भी रेशम प्राप्त किया जाता है, जबकि टेपवर्म जो है ये बीमारी पैदा करता है, यानी कि सी हमारा उपयोगी नहीं है। 89 कह रहा है कि खेलो भारत नीति 2025 को किस अन्य प्रमुख राष्ट्रीय नीति के साथ एकीकृत किया गया है। ए में है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, बी में है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सी में है राष्ट्रीय कौशल विकास नीति, डी में है राष्ट्रीय युवा नीति। तो खेलो भारत नीति 2025 को किस अन्य प्रमुख राष्ट्रीय नीति के साथ एकीकृत किया गया है, तो इसका न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है उसी के साथ एकीकृत कर दिया गया है, ताकि इसका भी विकास साथ साथ में हो सके, यानी 89 का क्या हो जाएगा, बी। 90 में कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी जनजातीय ग्राम विकास योजना के तहत कितने गांवों के लिए विकास कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई है। ए में है 10,500, बी में है 12,889, सी में है 15,989, सी डी में है 20,000। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनजातीय ग्राम विकास योजना के तहत 15,989 विकास कार्यक्रमों की मंजूरी दी गई है। ये 15,989 गाँवों के लिए विकास कार्यक्रमों की मंजूरी दी गई है, यानी हमारा सी राइट आंसर है। 91 कह रहा है कि हाल ही में लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है। ए में है RK माथुर, बी में है मनोज सिन्हा, डी में है कविंदर गुप्ता, डी में है BD मिश्रा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कविंदर गुप्ता को हाल ही में बनाया गया है।
लद्दाख के उपराज्यपाल। 92 कह रहा है कि भारत में पहली सफल इंटर हॉस्पिटल लीवर स्वैप सर्जरी किन दो शहरों के बीच हुई? ए में है दिल्ली और गुरुग्राम, बी में है मुंबई और पुणे, सी में है चेन्नई और कोयम्बटूर, डी में है कोयम्बटूर के दो अस्पतालों के बीच। तो ये कोयम्बटूर के दो अस्पतालों के बीच करवाया गया है इंटर हॉस्पिटल स्वैप लीवर स्वैप सर्जरी। पहली सफल इंटर हॉस्पिटल लीवर स्वैप सर्जरी कोयम्बटूर के दो अस्पतालों के बीच करवाया गया है। 93 कह रहा है कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की खुफिया एवं जांच कार्यशाला की मेजबानी की? ए में है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, बी में है विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, सी में है फीफा और डी में है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी। 94 कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC 18 से 19 जुलाई 2025 को अपनी खुली सुनवाई और शिविर बैठक किस शहर में आयोजित करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए में है नई दिल्ली, बी में है लखनऊ, सी में है हैदराबाद, डी में है जयपुर। तो खुली सुनवाई और शिविर बैठक कहाँ आयोजित करेगा? तो ये हैदराबाद में जुलाई 2025 तो संपन्न हो गया। ये पहले का प्रश्न सेट है। 95 कह रहा है कि भारत की पहली निजी स्वामित्व वाली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किस यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी के साथ साझेदारी की है? ए में है थेल्स, बी में है दसोल्ट एविएशन, सी में है एयरबस, डी में है लियोनार्डो। तो किसके साथ साझेदारी किया था? तो एयरबस के साथ किया था। 96 कह रहा है कि केंद्र सरकार ने DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर बी कामत को कितने वर्ष का दूसरा सेवा विस्तार प्रदान किया है? ए में है 6 महीने, बी में है 1 वर्ष, सी में है 1.5 वर्ष, डी में है 2 वर्ष। तो कितने वर्ष का सेवा विस्तार किया गया है? तो इनका 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है डॉक्टर समीर बी कामत का। 97 कह रहा है कि मशहूर सन ग्लास कंपनी ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, कौन बने हैं? तो ए में है विराट कोहली, बी में है रोहित शर्मा, सी में है शुभमन गिल, डी में है जसप्रीत बुमराह। तो ओकले का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये शुभमन गिल बने हैं। 98 कह रहा है कि बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत किस फल की खेती को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए एक नई सब्सिडी योजना की घोषणा की है? ए में है आम, बी में है लीची, सी में है केला और डी में है ड्रैगन फ्रूट। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत किसको विशेष बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू किया है? तो ये ड्रैगन फ्रूट को किया है, यानी कि डी हमारा राइट आंसर है। 99 कह रहा है कि बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना के तहत प्रत्येक नागरिक को एक विशेष स्वास्थ्य ID प्रदान करने की घोषणा की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए में है निजी अस्पतालों को बढ़ावा देना, बी में है स्वास्थ्य डेटा का केंद्रीकरण और सुलभता, सी में है केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, डी में है दवा की कीमतों को नियंत्रित करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका बी की स्वास्थ्य डेटा का केंद्रीकरण और सुलभता। 100 में है कि मई 2025 में बिहार में भीषण गर्मी और लू यानी हीट वेव को राज्य सरकार ने किस प्रकार की आपदा घोषित किया है? तो ए में है स्थानीय आपदा, बी में है क्षेत्रीय आपदा, डी में है राज्य विशिष्ट आपदा और डी में है राष्ट्रीय आपदा। तो भीषण गर्मी और लू यानी हीट वेव को इसको राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया गया था, यानी कि सी हमारा राइट आंसर है। ये प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। धन्यवाद।